सभापति महोदय, आज जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मामले को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष महोदय को कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर 2 दिन पहले भी समय दिया और आज भी समय दिया और इसको विस्तृत चर्चा के रूप में लिया जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन गंभीर विषय। सभापति महोदय, हमें इस मामले को लेकर चिंतन मनन करने के साथ सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे पर्यावरण से जुड़े विद्वान, अनुसंधान करने वाले लोग जो सलाह सरकार को देते हैं उस पर गौर करने में बहुत देरी की जाती है, जिसके खामियाजे समय समय पर हमें भुगतने पड़े। IPCC ने अपनी रिपोर्ट में माना कि हिमालय या मैदानी हिस्से हर जगह धरती गर्म हो रही है, सतह का तापमान बढ़ रहा है और सर्दी की अवधि और असर में कमी आ रही है। अगले 20 से 30 वर्ष यानी 2050 के आसपास ये जलवायु स्थितियां और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। न सिर्फ चरम तापमान और वर्षा वाली बाढ़ की आफत बढ़ सकती है, बल्कि सर्दी और कोहरे में बड़ी कमी आने वाले समय के अंदर आ सकती है। सवाल महोदय, इतना ही नहीं, समुद्रों के भीतर वनस्पतियों से मिलने वाला ऑक्सीजन भी कम होता जा रहा है क्योंकि वहाँ अम्लीयता बढ़ रही है। वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड की सतह पर बढ़ने की प्रबल परिस्थितियाँ बन रही है। सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन असर तो पूरी दुनिया पर पड़ ही रहा है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि राजस्थान के स्थानीय इलाकों में इसका असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे हर मौसम की प्रचंडकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी। घटनाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन का असर मानसून में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती थी, आज के समय में वे इलाके सूखा झेल रहे हैं, औसतन बारिश भी नहीं हो पा रही है, और जहाँ कम बारिश हो रही थी वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। अब राजस्थान का तापमान बढ़ रहा है और गर्मी के समय तापमान बढ़ गया है। ये भी एक कारण है। सर्दी के समय अभी जो ठंड होनी चाहिए वहाँ ठंड नहीं हो रही, गर्मी के समय तापमान और ज़्यादा बढ़ने लगे। राजस्थान में तापमान में वृद्धि के कारण भी अधिक बारिश का कारण संभव है। यही नहीं, बारिश की शिफ्टिंग भी देखने को मिल रही। सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम सब के लिए सोचने की आवश्यकता है। इसमें भारत अग्रणी भूमिका विश्व के अंदर निभा सकता है। कई शोध रिपोर्टों ने बताया है कि सीमेंट निर्माण इकाइयों से होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन CO2 में लगभग 7% का योगदान पाया गया, जो दुनिया भर के सभी ट्रकों द्वारा किए गए CO2 उत्सर्जन से भी अधिक है। सीमेंट इकाइयां न केवल पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करती है, बल्कि मृदा क्षरण में जल प्रदूषण भी इनसे होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वायु प्रदूषण दुनिया भर में सालाना 70 लाख अकाल मृत्यु का कारण बनता है। सभापति महोदय, एक तरफ कुछ लोग हम किसानों पर पराली जलाने का मुद्दा बनाकर प्रदूषण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा देते हैं, दूसरी तरफ प्रदूषण के असली कारक जिनमें कार्रवाई तक नहीं की जाती। इसका संदर्भ में मंत्री जी आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि एक तरफ जलवायु परिवर्तन लेकर प्रधानमंत्री जी गंभीर रहते हैं, दूसरी तरफ प्रदूषण पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के जो कारक है उनके विरुद्ध जिम्मेदारी के साथ आप संज्ञान यहाँ नहीं लिया जाता। इसी क्रम में आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर की नगर पालिका क्षेत्र मुंडवा में स्थापित किए गए अंबुजा सीमेंट प्लांट इकाई द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर ली गई पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त कंपनी ने नगरपालिका सीमा से निर्माण इकाई की स्थिति 500 मीटर थी 5 किलोमीटर बता दी। जल की उपलब्धता, जैव विविधता, लैंड यूज एवं लैंड कवर तथा कृषि पर होने वाले हानिकारक प्रभाव के आंकलन में कई विसंगतियां पाई गई। एक एक बिंदु से पूरे तथ्यों के साथ मैंने पूर्व मंत्री जावड़ेकर जी को अवगत करवाया था। उन्होंने जाँच के आदेश तो दिए, लेकिन जिन्होंने जांच की उन्होंने उस सीमेंट इकाई का निर्माण पूरा होने तक वेट किया। 8-7 महीने लगाए, जल्दी हो जाए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ढिलाई बरती हुई जांच रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में रख दी। और जब मैंने आपसे वर्तमान मंत्री जी को मामले से अवगत कराया, आपने कहा कि पूर्व की जांच का संदर्भ ले लो। अगर इस मामले में कंपनी और जाँच करने वाले लोगों की सांठगांठ को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? मेरा निवेदन है कि आप इसकी पुनः जाँच करवाएंगे तो शायद ये जनहित में होगा। कंपनी चाहे कितनी बड़ी हो, सरकार से बड़ी नहीं हो सकती, नियमों से बड़ी नहीं हो सकती। अंबुजा के साथ हम विदेशी सीमेंट इकाइयों की EC रद्द करेंगे तब एक संदेश जाएगा, अन्यथा यहाँ भाषण देकर केवल समय व्यतीत करने से पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। सभापति महोदय, एक में ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा, पशु पक्षियों के अस्तित्व पर जो संकट आ रहा है। पशु पक्षी भी इकोलॉजी सिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी। हमारे राजस्थान के सांबर झील के अंदर जहाँ हजारों पक्षी पिछली बार मारे गए थे, यहाँ से केंद्र की टीम भी गई, राजस्थान सरकार ने भी प्रयास किए और इस बार फिर कई जगह कोए और जो विदेशी पक्षी आ रहे हैं उनके रोज हम अखबार के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ मौतों की खबर आ रही है। सांबर
झील के अंदर जो एक बहुत ही अच्छी झील है, देश को सबसे बड़ी नमक उत्पादक झील सांबर झील है जो राजस्थान के जयपुर के नज़दीक है। मैं चाहूँगा कि वहाँ अतिक्रमण भी हटे उस इलाके के अंदर, और जो बाव क्षेत्र है उसके अंदर जितने भी अतिक्रमण उनको हटाया जाए। कितने प्रभावशाली है इस पर मंत्री जी ध्यान देकर उन पक्षियों का संरक्षण भी करे और झील का सौंदर्य भी बढ़ाए। और झील बहुत आगे काम आने वाली है, नमक का उत्पादक क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मंत्री जी, हमें संरक्षित वन क्षेत्र को बचाने के लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि वन क्षेत्र को बचाने में जलवायु को सही करने में कारगर साबित होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जोधपुर के बेरी गंगा में संरक्षित वन क्षेत्र में 200 से अधिक खानों में खनन की अनुमति की कोई पत्रावली आपके पास आई है तो उस पर एक बार मंजूरी नहीं दें, आप दिखवाएं। हमें पृथ्वियों उसके संसाधनों से व्यवहार में लाकर जीवन शैली का हिस्सा बनाने एक मिनट बनाने जोते प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, इसके बदले में हमें प्रकृति की देखभाल व संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। सभापति, 1-2 मिनट लूंगा आपके। जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक परिचर्चा का विषय नहीं और एक सामान्य जनमानस के समक्ष उत्तरजीविता के प्रश्न के रूप में आया है। मेरा जुड़ाव विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा प्रदेश राजस्थान जलवायु परिवर्तन द्वारा भविष्य में होने वाले विभीषिकाओं जैसे वर्षा की अनियमितताएं, भूगर्भ जल की समस्या, मरुस्थलीयकरण की समस्याओं के लिए अत्यंत संवेदनशील। एक रिपोर्ट बताती है कि 26,000 टन कोविड से संबंधित प्लास्टिक का कचरा दुनिया के महासागरों को प्रदूषित कर रहा है। सभापति महोदय, हमारी सतह जल स्रोतों का कहीं 80 तो कहीं 90% हो चुका। महोदय, मंत्री जी का ध्यान राजस्थान में पंजाब से आने वाले सिंचाई के और पीने का पानी जो पूरे राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से आता है, नहर में बढ़ते प्रदूषण की तरफ भी ध्यान आकर्षित करूंगा। यहाँ लुधियाना की कपड़ों की फैक्ट्रियों के साथ कई बड़े कांग्रेस नेताओं की वहाँ शराब की और बियर की फैक्ट्रियां हैं, डिस्टिलरीज, उसकी वजह से भी बहुत बड़ा प्रदूषण राजस्थान के अंदर फैल रहा है और हजारों लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। मेरा एक मिनट साहब, मेरा निवेदन रहेगा कि पिछली बार जब व्यास नदी में मछलियां मरी थी लाखों, तब दिल्ली का दल भी गया था। 1 मिनट साहब, 1 आध मिनट तो दे, अब आप सब लोग आधा घंटा, आपका 1 मिनट 10 मिनट के बराबर हो जाता है। बोलिए ना, बोलिए, 1 मिनट में खत्म। व्यास नदी में लाखों मछलियां जब मरी तो दिल्ली की टीम भी गई, वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसमें हुआ कुछ भी नहीं। तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये बना था। सभापति महोदय, इनको बंद किया जाए, ये मेरा निवेदन रहेगा। आज गंगा यमुना सहित देश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण का हालात चिंताजनक है। नदियों पर न केवल प्रदूषण बल्कि इसके रास्ते में बदलाव, खत्म होती जैव विविधता, बालू खनन, कैचमेंट एरिया के खत्म होने का भी असर पड़ रहा है। सभापति, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 1 मिनट साहब, उत्तराखंड में आपदाओं के बार आप घंटी बजाते डिस्टर्ब हो जाते हैं सब। बोलिए, जल्द समाप्त कीजिए। उत्तराखंड में आपदाओं के बाद हमेशा ही नदियों पर बने बड़े बांधों और पावर प्रोजेक्ट पर उंगली उठती रही। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चिंता जता चुका। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का अपना जल संसाधन मंत्रालय 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मान चुका कि उत्तराखंड में गंगा पर कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद उत्तराखंड राज्य के 39 में 14 पावर प्रोजेक्ट रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2014 को इस मामले में पूछा था कि अगर इन पावर प्रोजेक्ट से वन और पर्यावरण को खतरा है तो इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्हें इन निधि विकास योजनाओं पर्यावरण समझौता नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें हिमालय को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए गंभीर होना पड़ेगा। सभापति महोदय, लास्ट में 1 मिनट आपका लूंगा। अब एक लास्ट मेरा सिर्फ जयपुर का एक मुद्दा है मेरा। सभापति महोदय, हमारा रामगढ़ बांध, जो आपने भी शायद रामगढ़ बांध देखा होगा। सभापति महोदय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगे रामगढ़ बांध का जो अतिक्रमण बाव क्षेत्र के अंदर, एक वाक्य में बोल दीजिए। 1 मिनट में कर रहा हूँ साहब जी। रामगढ़ बांध का जो बाव क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण ने इतना अतिक्रमण कर लिया। ये रामगढ़ बांध का अगर तमाम अतिक्रमण हट जाए, हाईकोर्ट बार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कंटेम्प्ट हो गए। लेकिन बड़े श्रीमती नवनीत राणा जी, बात तो समाप्त होने दो सभापति महोदय। हाँ, सबकी बात समाप्त अध्यक्ष महोदय, जी महोदय, मेरा बस लास्ट आधा मिनट मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। रामगढ़ बांध के अंदर कि क्लाइमेट चेंज, आखिरी वाक्य बोल दीजिए बेनीवाल साहब। एक मिनट आना जी, आखिरी वाक्य बोल दीजिए, इन्हें सेंटेंस। आखिरी वाक्य मेरा ये कि रामगढ़ बांध के बाव क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमी है, चाहे बड़े प्रभावशाली IAS अधिकारी, नेता कोई भी हो, उनका अतिक्रमण हटे वहां से, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। थैंक यू।